हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर फिनिश कर दिया है। हमारा अभी फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चल रहा है। उसमें हमारा लेक्चर 1 फिनिश हो गया है। उसमें हमने 8 से 9 थियरी ली है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं। और ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। ओके। सबसे पहले, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए कि तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और ये जो वीडियो है वो आपके जो मित्र सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी भेजो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके। चलो आज हम आगे की थियरी हम शुरू करते हैं। लास्ट थियरी कौन सी थी? द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने ली थी। ओके। आज हम सोलेनोइड से शुरू करने वाले हैं। एक्सप्लेन सोलेनोइड। आज भी 8 और 9 थियरी है। इन शॉर्ट, आज के पीरियड में हम के जो बाकी की जो सब थियरी है वो हम खत्म कर देने वाले हैं। तो आज हमारा थियरी का पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम इलस्ट्रेशन ले लेंगे और उसके बाद लेक्चर में हम एक्सरसाइज के सम्स ले लेंगे। ओके। यहाँ पर ये जो सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनोइड की ये फिगर है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड की ये फिगर है। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब देखो यहां पर राउंड करके क्रॉस किया है। इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बट गोइंग इनसाइड है। और यहां पर राउंड करके डॉट है। बीच में क्या है? डॉट है। राउंड करके बीच में क्या करना है? बीच में डॉट करना है। राउंड करके बीच में डॉट है। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है बट कमिंग आउटसाइड है। ये जो साइंस है क्रॉस करके देखो, राउंड करके क्रॉस, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। लेकिन प्लेन, ये प्लेन है तो परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन या तो गोइंग इनसाइड या तो कमिंग आउटसाइड। इसका मतलब गोइंग इनसाइड है और इसका मतलब कमिंग आउटसाइड है। तो ऊपर ये जो सब साइन है वो सर्कल करके डॉट है बीच में, और यहां पर है वो सर्कल करके क्रॉस है। दूसरी तरफ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो यहां पर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो ना तो गोइंग इनसाइड, और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, देखो एरो, तो कमिंग आउटसाइड। कैसे? तो राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड से आप स्क्रू को घुमाओ, अगर ऐसे घुमाओगे आप, ऐसे यानी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू अंदर जाएगा। तो यही तो बोला मैंने कि क्लॉकवाइज होगा तो गोइंग इनसाइड डायरेक्शन। और स्क्रू है वॉल में, उसको आप ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू बाहर निकलेगा। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट कमिंग आउटसाइड। तो ये फिगर में इतना पता चला। दूसरी बीच में एक्सिस है पी, यहां पर मिड पॉइंट पी है। पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सब अलोंग द एक्सिस, एक्सिस की डायरेक्शन में होती है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। जब क्यू की, पी और क्यू की बात करनी है, क्यू पर, क्यू पर क्या है कि यहां पर जो एक्सिस है उससे पैरेलल होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? जो एक्सिस होती है उससे पैरेलल होती है। और यहाँ पर वीक, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है पी पर, यहाँ क्यू पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। सर ने जो भी बोला है वही सब यहाँ पर लिखना है, उतना ही लिखना है। एक्सप्लेन सोलेनोइड, हाँ एक्सप्लेन लॉन्ग सोलेनोइड। यहाँ पर सोलेनोइड का मतलब हमें लॉन्ग सोलेनोइड ही निकालना है। हमें शॉर्ट सोलेनोइड के बारे में नहीं डिस्कस करना है। हमारे स्टडी में जो सोलेनोइड है उसका मतलब लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब क्या है कि जो उसकी जो रेडियस होती है उसकी कंपेयर में उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है।
रेडियस की कंपेयर में उसकी लेंथ, ऐसा भी बोल सकते हैं उसकी जो थिकनेस होती है उसके कंपेयर में उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो ये सब यहाँ पर डिस्कस करना है, फिगर ड्रॉ करना है। फिगर मैंने भले ही कलरिंग किया है, आपको ओनली पेंसिल का ही यूज करना है, आपको पेंसिल का यूज करके ही फिगर ड्रॉ करनी है और फिगर ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ओके, और आपको ऐसा नहीं है कि साइड में फिगर ड्रॉ करके साइड में लिखना है, आपको तो बड़ी सी पहले ऊपर फिगर ड्रॉ करो और उसके नीचे से रिटर्न राइटिंग शुरू करो। ओके, तो ये सब डिस्कस हमें करनी है यहाँ पर। हियर इन फिगर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। यहाँ पर जो फिगर है उसमें लॉन्ग सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड दर्शाया हुआ है। अब इसका मतलब, लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब क्या है? लॉन्ग सोलेनोइड मींस दैट सोलेनोइड्स लेंथ इज लार्ज कंपेयर्ड टू इट्स रेडियस। उसकी जो लेंथ होती है वो उसकी रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर वुंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। वहां पर एक लंबा सा वायर होता है और उसको वुंड, उसको वाइंडिंग करना है। ओके, जैसे हम फिरकी होती है पतंग डोरी की, जो डोरी होती है जो फिरकी में हम टर्न बाई टर्न लगाते हैं ना फिरकी में, तो यहाँ पर भी वाइंडिंग करना है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर वुंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। उसके हेलिक्स यानी सर्कल नहीं, लाइक जलेबी होती है, वो कैसे होती है? एक बार शुरू किया, सर्कुलर है लेकिन वही का वही पाथ नहीं रहता है, पाथ चेंज होता है। ओके, तो उसको हेलिक्स बोलते हैं। द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ फील्ड्स ड्यू टू ऑल द टर्न्स। हर एक टर्न का डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है और सब टर्न के जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसका वेक्टर सम करेंगे तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो यहीं पर वही लिखा है, द नेट, नेट यानी टोटल, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड्स ड्यू टू ऑल द टर्न्स। हर एक टर्न से जो फील्ड मिलता है उसका वेक्टर सम करने से हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इनेमल्ड वायर्स, इनेमल्ड वायर्स यानी वायर के ऊपर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल पड़ होता है। जैसे कि हमारे घर में रेड वायर होता है, ग्रीन वायर होता है, तो वायर यानी अंदर का तार का कोई कलर नहीं होता है। ओके, लेकिन उसके ऊपर जो रबर होता है, जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, वो ऑलमोस्ट रबर होता है। वो कैसा अलग अलग कलर का होता है, हम बोलते हैं अर्थिंग वायर है तो ग्रीन कलर का है, रेड वायर है तो लाइव वायर है, ब्लू या येलो वायर है या ब्लैक वायर है तो न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर कभी येलो होता है, कभी ब्लू होता है, कभी ब्लैक होता है। ओके, तो वो जो कलर वाला जो पड़ होता है उसको हम इनेमल बोलते हैं। तो यहाँ पर इनेमल वायर्स आर यूज्ड फॉर वाइंडिंग सो दैट टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। उससे क्या होगा कि एक टर्न का जो करंट है वो दूसरे टर्न में नहीं चला जाएगा, वो दोनों सेपरेटली रहेंगे ड्यू टू द इनेमल वायर। वो जो पड़ वाला, डाइइलेक्ट्रिक पड़ वाला जो वायर होता है उससे एक टर्न और दूसरा टर्न दोनों सेपरेटली रहते हैं। ओके, भले ही जितना भी पास पास वाइंडिंग करो, लेकिन ये जो इनेमल वायर होता है उससे वो हर एक का मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो पहले तो इतना समझ आ गया, क्या फिगर में क्या है, मैग्नेट लॉन्ग सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड दर्शाया है। इसमें लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब क्या है कि उसकी जो लेंथ होती है वो उसकी रेडियस के कंपेयर में लार्ज होती है। वो क्या कंसिस्ट करता है, तो उसमें एक लॉन्ग वायर होता है, उसको वाइंडिंग किया होता है किस फॉर्म में, हेलिक्स फॉर्म में। उसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हर एक टन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वेक्टर सम के जितना है उसके बराबर होता है। यहाँ पर जो वायर यूज होता है वो इनेमल्ड वायर यानी उसके ऊपर डाइइलेक्ट्रिक पॉड लगाया हुआ होता है, वो यूज होता है फॉर वाइंडिंग सो दैट टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर।
एक दूसरे से वो इंसुलेटेड रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। उसके बाद देखते हैं, अभी वो कंटिन्यू है, ये सब सोलेनॉइड के बारे में ही है। अब पी पॉइंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, क्यू हो है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वो हमें लिखना है। वी सी दैट द फील्ड एट द इंटीरियर मिड पॉइंट पी, जो पी होता है, मैंने बोला था फिगर में, जहां पी है, देखो जहां पर पी पॉइंट है, यहां पर बहुत सारी पास पास में, गुजराती में गीचो गीच ऐसा भी बोल सकते हैं ना हम, बहुत पास पास में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, यानी वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा रहती है, और उसकी डायरेक्शन है वो एक्सिस की डायरेक्शन में रहती है। तो वो ही लिखा है यहां पर, देखो, वी सी दैट द फील्ड एट द इंटीरियर मिड पॉइंट पी इज यूनिफॉर्म, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग होता है, और नंबर 3 अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, जो पॉइंट पी है इंटीरियर मिड पॉइंट, बराबर उसके अंदर मिड पॉइंट में जो पी पॉइंट होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइप का होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। क्लियर हो गया ये पी पॉइंट के पास। अब क्यू पॉइंट के पास, द फील्ड एट द एक्सटीरियर मिड पॉइंट क्यू, बाहर का जो मिड पॉइंट क्यू है, वहां पर वीक एंड पैरेलल टू द एक्सिस, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है और पैरेलल होता है। ओके, वीक होता है और पैरेलल होता है। द सोलेनॉइड्स मैग्नेटिक फील्ड हैज नो परपेंडिकुलर और नॉर्मल कंपोनेंट, यहां जो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता नहीं है। यहां पर जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका परपेंडिकुलर या नॉर्मल कंपोनेंट होता नहीं है। As the solenoid is made longer, it appears like a long cylindrical metal sheet. अगर हम सोलेनॉइड को हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा लंबा बनाते जाए तो वो हमें कैसे दिखेगा, कि वो हमें सिलिंड्रिकल मेटल शीट हो ऐसा हमें लगेगा। सिलिंड्रिकल मेटल शीट हो, सोलेनॉइड को हो सके इतना हम ज्यादा से ज्यादा लंबा करते जाएंगे तो वो कैसे दिखेगा, इट अपीयर्स लाइक अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल मेटल शीट। द फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, देखो जो सोलेनॉइड के बाहर, जो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे यानी उससे बाहर बाहर जाएंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। द फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड अप्रोच इज 0, धीमे 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 जैसे बाहर निकलते जाएंगे, बाहर जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। द सोलेनॉइड इज कॉमनली यूज्ड टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये सोलेनॉइड है उसका यूज किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए होता है। तो ये सब हमने किसके बारे में डिस्कस की, लॉन्ग सोलेनॉइड। तो कितनी कितनी बात हमने डिस्कस की। लॉन्ग सोलेनॉइड पहले तो फिगर में क्या दर्शाया था, तो लॉन्ग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड दर्शाया था। ओके, बाद में उसके लॉन्ग सोलेनॉइड की डिस्कस की, लॉन्ग सोलेनॉइड किसको बोलते हैं, जो उसकी रेडियस होती है उसकी कंपेयर में उसकी जो लेंथ होती है वो कई गुना ज्यादा होती है। ओके, उसके बाद अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो जो सोलेनॉइड होता है वो किससे बना हुआ होता है, लॉन्ग वायर का बना हुआ होता है, और वायर को वुंड करना होता है, उसके कई सारे टर्न्स बनाए जाते हैं उसमें। ओके, और उसका फॉर्म कैसा होता है, हेलिक्स होता है, और हर एक टर्न का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका आप वेक्टर सम करोगे तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये सब हमने आगे डिस्कस की। ओके, यहां पर क्या लिखा, अंदर जो पॉइंट पी होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड।
बाहर जो पॉइंट पी क्यू होता है वहां पर वीक और पैरेलल टू एक्सिस होता है। सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कभी भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता नहीं है। सोलेनोइड अगर आप ज्यादा से ज्यादा लंबा करते जाओगे तो वो कैसे दिखेगा, वो सिलिंड्रिकल मेटल सीट के माफिक दिखेगा। द फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड अप्रोच इज जीरो। सोलेनोइड से बाहर जाते ही उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। द सोलेनोइड इज कॉमनली यूज्ड टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप सोलेनोइड का यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारी पहली थियरी, क्लियर हो गई, एक्सप्लेन सोलेनोइड। अब दूसरी थियरी, derive the equation of magnetic field inside a long straight solenoid. Derive the equation of magnetic field inside a long straight solenoid. यहां पर लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड दर्शाया है। यहां पर एबीसीडी एम्पियरन लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है। यहां पर एक टर्न लिया है, एक टर्न की जो लेंथ है, लेंथ एल इज इक्वल टू एच है। अंदर का पॉइंट पी है, बाहर का पॉइंट क्यू है। हमें पता है कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। तो ये जो सीडी साइड है, सीडी जो सीडी भुजा है वो तो टोटली आउटसाइड है, तो उससे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने वाला नहीं है। ये जो एडी और बीसी है वो भी उसके जो सम पार्ट्स बाहर है देखो, तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाला है। हमें ओनली किससे, ये जो ए बी पार्ट है वो टोटली इनसाइड है, तो उससे ही हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और वो हमें एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये सब, और ये यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप राइट हैंड थंब का रूल यूज करके निकाल सकते हो। जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में थंब लगाओ, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर वुंड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दर्शाती है। तो अब इसके बारे में आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है। अब इसके बारे में वो ही लिखा है, सर ने जो जो बोला है वो ही लिखा है। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, सर्कल करके क्रॉस है और यहां पर सर्कल करके डॉट है। तो वो आप जूम करके देखोगे तो पता चलेगा, अदरवाइज आप बुक में भी देख सकते हो, प्रॉपरली है। ओके, यहाँ पर आगे देखो, ये सब हमने लिखा है यहाँ पर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर फिगर में क्या दर्शाया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। वी कंसिडर अ रेक्टेंगुलर एम्पियरन लूप एबीसीडी टू डिटरमाइन द फील्ड। फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर एबीसीडी लूप लिया है। इन द एम्पियरन लूप, ये जो लूप है उसमें जो सीडी भुजा है वो तो टोटली बाहर है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो वही लिखा है। इन द एम्पियरन लूप डीसी इज आउटसाइड द सोलेनोइड, सो ड्यू टू डीसी मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। अब ये दो की बात करेंगे, एडी और बीसी, उसमें सम पार्ट्स बाहर है तो उससे भी नहीं होगा। In the Amperian loop, some part of AD and BC is outside. So due to AD and BC, field will be zero. Otherwise, field will not be created. Okay? तो इसके बाद अब क्या बचा हमारे पास, AB। तो AB के बारे में बात करो। In the Amperian loop, only AB part is completely inside the solenoid. Completely inside से, तो इसी की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो ये फाइंड करने के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। चलो देखते हैं हम। लेट द फील्ड अलोंग AB बी बी। ये जो AB के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसको हम बी बोलते हैं। अकॉर्डिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो पहले तो ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, ये हमें लेना है। अब देखो, इसमें से मैंने बी साइड में रख दिया
और यहां पर इंटीग्रेशन डीएल, किसका इंटीग्रेशन लेना है, ए से बी तक का, क्योंकि ए बी ही इनसाइड है ना, तो ए से बी तक का म्यू जीरो, देखो यहां पर क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ई, आई ई का मतलब एंक्लोज करंट, एंक्लोज्ड करंट है। अब देखो यहां पर एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन टर्न्स है तो करंट एन आई होगा, हर एक टर्न्स में से आई करंट पास होता है, और एन करंट है तो एन आई, वन टर्न है तो वन आई, टू टर्न है तो टू आई, तो एन टर्न है तो करंट क्या होगा, एन आई होगा। अब देखो यहां पर ए से बी तक की टोटल लेंथ, तो उसको एल बोलते हैं, ए से बी तक की लेंथ, ए बी जो साइड है उसकी लेंथ एल, तो टोटल लेंथ एल, इसकी वैल्यू एल रखी, यहां पर म्यू जीरो ऐसा का ऐसा। अब आपको कैपिटल एन की, आई बी वैसा का वैसा कैपिटल एन की वैल्यू रखनी है, तो हमारे पास ये नंबर डेंसिटी की फॉर्मूला है, नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, तो हमें स्मॉल एन मिलेगा, स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसमें से कैपिटल एन को सब्जेक्ट करो, ये फॉर्मूला है, एन में कैपिटल एन को सब्जेक्ट करो तो स्मॉल एन एल, तो कैपिटल एन की जगह आपको स्मॉल एन एल लिखना है, इसकी वैल्यू रखी है, कैपिटल एन की ये वैल्यू रखी है, दोनों तरफ एल एल को कैंसल कर दिया, तो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, तो ये हमारी फॉर्मूला हो गई, तो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, ये आपको याद रखना है, बी सम में आएगा, ओके। तो इसकी फॉर्मूला है मुनी, म्यू जीरो एन आई, मुनी ऋषि मुनि होते हैं ना, वैसे आप याद रख सकते हो मुनि, म्यू जीरो एन आई, तो ये थियरी आपको तैयार रखनी है, ओके। तो हो गया क्लियर, मेन तो इतने ही मैथमेटिकल स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये तो एम्पियर सर्किटल का स्टेटमेंट है, इसमें से डी को बाहर निकाला, यहाँ पर किसकी लेंथ लेनी है, ए बी की लेंथ लेनी है, म्यू जीरो, आई का मतलब एंक्लोज करंट है, यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो करंट एन आई होगा, यहाँ पर कैपिटल एन की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर नंबर डेंसिटी की फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, उसमें से कैपिटल एन को सब्जेक्ट करो तो स्मॉल एन एल, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एल, वो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, दोनों तरफ एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई हमारी फॉर्मूला आ गई, ओके। उसके बाद वाली थियरी लेते हैं हम, यहां पर क्या है, डिराइव फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, उसके बीच में फोर्स कितना लगता है उसकी फॉर्मूला यहां पर डिराइव करनी है, तो यहां पर दो कंडक्टर्स है ए एंड बी, उसमें जो करंट पास होते हैं उसको आई ए एंड आई बी बोला है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डी बोला है, यहां पर कोई एक पार्ट को एज्यूम करो उसकी लेंथ एल है, यहां पर लगता हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है, ए कंडक्टर के थ्रू उसके ऊपर लगता हुआ मैग्नेटिक फील्ड को हम बी ए से इंडिकेट करेंगे, और यहां पर एफ बी ए यानी बी पर ए के कारण लगता हुआ फोर्स, तो वो एफ बी ए दर्शाया है, ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है, आपको कलरिंग फिगर ड्रॉ नहीं करनी है, आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है, और फिगर ड्रॉ करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, हो सके इतना कम से कम टाइम लगाना है, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा स्पीड करो और फिर भी प्रॉपर लगनी चाहिए, ओके। वही पहले तो एक्सप्लेनेशन लिखा है, हियर IA and IB are the currents of two parallel conductors named A and B, यहाँ पर A और B दो कंडक्टर्स है, उसमें करंट IA और IB पास होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज D, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, यहाँ पर लगता हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड BA है, इसकी फॉर्मूला हमने आगे के लेक्चर में डिराइव की है, BA इज इक्वल टू म्यू जीरो IA अपॉन 2 पाई D, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखनी है, फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला है, उसको इक्वेशन 1 बोल दो। नाउ फोर्स ऑन कंडक्टर बी, अब देखो
बी के ऊपर। नाउ फोर्स ऑन कंडक्टर बी ड्यू टू कंडक्टर ए विल बी, कंडक्टर बी पर कंडक्टर ए के कारण लगता हुआ फोर्स, उसको हम एफ बी ए बोलेंगे। और उसकी फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला बी आई एल, बिल बिल मैंने याद रखवाया है। लेकिन यहां पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी ए है तो ये बी होगा। ये याद कैसे रखना है, यहाँ पर बा है तो यहाँ पर अब्बा होगा, अगर यहाँ पर अब्बा होगा तो यहाँ पर बा होगा। देखो याद रह जाए, इसीलिए ये सब तरीके करने हैं, नहीं तो इसमें ही लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी नहीं होंगे, जब आपको खुद करना पड़ेगा ना, तब कहा किसके साथ ए लगाना है, किसके साथ बी लगाना है। तो बा तो अब्बा, अब्बा तो बा, और यह ऑर्डर भी यही रखना है, बी आई एल। ओके, अब इसमें क्या करना है, बी ए की वैल्यू यहां से उठा के रख देनी है, और रख दी है, देखो वो पीछे मैंने लिखी है, वो बी ए की वैल्यू रख दी है यहाँ पर। आई बी एल वही का वही है फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो मैंने लिखा है। अब सब कंबाइन करके लिखा है, म्यू जीरो आई ए आई बी एल अपन 2 पाई डी। तो ये एफ बी ए हुआ। सिमिलरली वी कैन गेट एफ ए बी, तो यहां पर ऐसे ही होगा, लेकिन अभी बी ए है तो ए बी, तो यहां पर ए बी है तो बी ए, वैसे ही हम मैंने बोला ना, तो ऐसे ही हमें म्यू जीरो आई बी आई ए एल अपन 2 पाई डी वैसे ही हमें मिलेगा। यहां पर दोनों फोर्स है, वो कैसे होंगे, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों की फॉर्मूला देखो सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों की सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो इक्वल बट ऑपोजिट, यानी वो तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, दैट मींस इट फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। हियर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर मैं ये जो लेंथ है एल, एल को मैं यहां डिवाइड कर दूं, यहां एल को मैं डिवाइड कर दूं, तो मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा। तो फॉर्मूला बिना एल के क्या मिलेगी, म्यू जीरो आई बी आई ए अपन 2 पाई डी। देखो म्यू जीरो आई बी आई ए अपन 2 पाई डी, तो एल को आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है, तो उसको हम स्मॉल एफ ए बी, या यहां पर करो तो स्मॉल एफ ए बी, यहां पर करो तो स्मॉल एफ बी ए, तो स्मॉल एफ ए बी या स्मॉल एफ बी ए इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए आई बी अपन 2 पाई डी। ये एल आपको, आप यहाँ एल को डिवाइड कर दो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ उसको हम स्मॉल एफ बोलते हैं, एफ अपॉन एल को हम स्मॉल एफ बोलते हैं। समझ आया कि नहीं, हाँ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ वही लिखा है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको आप एफ ए बी या एफ बी ए बोलेंगे, उसकी फॉर्मूला यही फॉर्मूला है, लेकिन विदाउट एल, एल नहीं लिखना है, म्यू जीरो आई ए आई बी अपन 2 पाई डी हो गया। अच्छा, उसके बाद थियरी देखते हैं, डिराइव टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको टॉर्क की फॉर्मूला डिराइव करनी है। अब देखो हम स्टैंडर्ड 10 में डायनेमो है, इलेक्ट्रिक मोटर है, उसमें ये फिगर हम देख चुके हैं। ये दो क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, उसकी लेंथ क्या है, बी है। यहाँ पर एक आर्मेचर है, आर्मेचर यानी रेक्टेंगुलर आयरन फ्रेम होती है, उसके ऊपर कंडक्टर को वुंड किया जाता है, उसमें से करंट पास होता है, यहां से करंट, ये पॉजिटिव एंड है तो यहां से करंट निकलता है, यहां जाता है और इस तरफ से यहां वापिस आता है। ओके, यहां पर टॉर्क इस डायरेक्शन में लगता है, ये जो आर्मेचर है वो ऐसे घूमता है। ऐसे क्यों घूमेगा, कि ये जो साइड है उसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगता है, देखो, और इसके ऊपर ऊपर की साइड फोर्स लगता है, ऐसा है। यहां मैं इसको ऊपर फोर्स लगाऊ और यहां पर इसको नीचे फोर्स लगाऊ, तभी तो ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घुमाना। तो यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, और टोटल ए है इतना, तो ये हाफ ए 1/2 ए, ये भी 1/2 ए, तो हाफ ए में नीचे की तरफ, हाफ ए में ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। तो ये दोनों फिगर आपको ड्रॉ करनी है। फिगर ड्रॉ करने में टाइम ज्यादा नहीं लगाना है और पेंसिल का ही यूज करना है। अब इसके बारे में यहाँ मैंने लिखा है रेक्टेंगुलर लूप एबीसीडी, देखो यहाँ नेम लिखा है ABCD, रेक्टेंगुलर लूप ABCD इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर फिगर में आपने क्या दर्शाया है, ABCD लूप दर्शाया है, उसमें से क्या पास होता है, करंट आई,
व्हेन करंट आई विल फ्लो, यहां पर विल डबल एल लिखा है, ये डबल एल है, विल फ्लो थ्रू इट, जब उसमें से करंट आई पास होगा, देन टॉर्क विल बी अप्लाइड, तब वहां पर टॉर्क लगेगा। जब करंट पास होगा तो देखो इस डायरेक्शन में टॉर्क दर्शाया है, तब टॉर्क लगेगा। टॉर्क दो टाइप का होगा, टाउ वन टाउ टू, इस तरफ का टॉर्क लगेगा और इस तरफ का टॉर्क लगेगा। इस तरफ का टॉर्क यानी टॉर्क वन बोलेंगे, यहां पर F1 है, F1 के कारण जो टॉर्क लगेगा वो टाउ वन, F2 के कारण जो टॉर्क लगेगा वो टाउ टू। टॉर्क यानी क्या है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स यानी F1 इंटू ए बाई टू, देखो F1 इंटू ए बाई टू, वहां पर भी फोर्स यानी टॉर्क, टॉर्क यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F2 इंटू ए बाई टू लिखा है। अब आपको F1 और F2 की वैल्यू लिखनी है, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला BIL है। तो BIL, अब देखो BI, लेकिन सर ने यहां पर L की जगह B क्यों लिखा है, दोनों में देखो BIL, L की जगह सर ने B क्यों लिखा है, L यानी क्या है, लेंथ, तो देखो यहां पर लेंथ कितनी है, लेंथ B है ना, बस इसीलिए L की जगह BIL, B याद रखवाए ना, तो L की जगह आपको B लिखना है, दोनों में, दोनों सेम हो गए। देखो तो BI अपॉन टू कितनी बार है, दो बार, तो देखो मैंने ऐसा लिखा है पीछे, BI BA बाई टू, दो बार, यहां पर टू टू कैंसल हो जाएगा, तो BI और AB है, AB की जगह आप A रख सकते हो, क्यों, A यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगल होता है तो उसकी क्या होती है, उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहां पर देखो ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ हुई, ये ब्रेथ हुई, लेंथ यानी B है, ब्रेथ यानी A है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, तो एरिया A लिखा है, देखो AB की जगह A लिखा है, तो हमें ये फॉर्मूला मिल गई। तो क्या मिला हमें कि टाउ इज इक्वल टू BIA, इफ रेक्टेंगुलर लूप इज सबटेंडेड एंगल थीटा, अगर वो लूप थोड़ा घुमा है तो अब एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, अगर वो एंगल बनाता है तो ये फॉर्मूला के साथ में हमें साइन थीटा लगाना पड़ेगा। देखो इफ रेक्टेंगुलर लूप इज सबटेंडेड एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल थीटा बनाता है तो उस वक्त उस टाइम पर टॉर्क की फॉर्मूला ये BIA लिखो, AIB लिखो, जो भी लिखो, तो AIB साइन थीटा, क्यों ऐसे AI को पहले क्यों लिखा, तो AI यानी मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला है, M इज इक्वल टू AI, अभी तो AI का जमाना है, तो AI का मॉडर्न एज, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, AI का मॉडर्न एज, ओके, तो यहां पर AI की जगह M रखना है, अगर मैं साइन थीटा निकाल दूं तो बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा और दोनों पर वेक्टर आ जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में उसकी फॉर्मूला क्या मिली, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B ऑलवेज बैक साइड, B पीछे की, यहां ऑर्डर चेंज नहीं चलेगा, आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। तो ये सिंपल थियरी है लेकिन आपको प्रॉपरली तैयार करनी है। उसके बाद derive the formula of B due to circular current loop as a magnetic dipole on its axial point, यहां पर क्लोज सर्कुलर लूप है, वो एज अ डाइपोल वर्क करता है, तो उसकी एक्सिस के कोई पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे ना, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल है, उस वहां पर भी हमने एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पर, इक्वेटर यानी उसका बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं,
वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को P बोलते थे, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट को हम M बोलते हैं। तो फिर से डिराइव द फॉर्मूला ऑफ B ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है। तो पहले तो हमें ये पता है, आगे हमने ये लास्ट लेक्चर में ये थियरी प्रूव की थी और मैंने बोला था ये थियरी इस चैप्टर का बिग बॉस है, मेरी तरफ से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रखनी है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली फॉर्मूला पहले ले लेनी है। कौन सी फॉर्मूला है? वी नो डेट फॉर सर्कुलर करंट लूप B is equal to mu 0 I r square upon 2 into bracket x square plus r square whole raised to 3/2। पहले तो ये फॉर्मूला किसी को तो पहले तो ये फॉर्मूला ही याद नहीं होती है। नहीं, पहले तो फॉर्मूला याद रखो। बी की फॉर्मूला क्या है? म्यू 0 आई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, म्यू 0 आई कैपिटल आर स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू 3/2। म्यू 0 आई आर स्क्वायर होल अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होल रेज टू 3/2। पहले तो आपको ये फॉर्मूला तैयार करनी है, तो ये फॉर्मूला को आपको कंसंट्रेट करना है, तो इसको हम फ्रेम कर देते हैं। इसको हम अलग कलर से बढ़िया वाला कलर निकालते हैं और इसको हम फ्रेम करते हैं। ओके, यहां पर इसको फ्रेम कर दिया। यस, ये वाला देखो। अब यहां पर ये जो x का डिस्टेंस है, ये x वाला, वो रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, यानी आर स्क्वायर निग्लिजिबल होता है। लेकिन कौन सा आर स्क्वायर? ऊपर वाला, ये नीचला वाला देखो मैंने लिखा है आर स्क्वायर विल रिमूव फ्रॉम द डिनोमिनेटर। निग्लिजिबल जो मल्टीप्लाई में होता है वो निग्लिजिबल नहीं होता है, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ होता है वो ही रिमूवेबल होता है, उसको ही हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूव कर दो, ऊपर कुछ नहीं करना है। ऊपर तो वैसा का वैसा म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये निकल जाएगा एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2। यहाँ 2 और बाई 2 कैंसल हो जाएंगे, तो क्या बचा? म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब। देखो म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब। अब सर क्या करते हैं, देखो ध्यान से। अब सर ऊपर और नीचे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पाई, आर स्क्वायर के साथ पाई और 2 के साथ पाई। पहला आर स्क्वायर के साथ पाई क्यों लिया? पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर, इसलिए पाई लिया। तो पाई से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये पाई आर स्क्वायर है, उसकी जगह हम एरिया ए लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर की जगह एरिया ए, और सब कुछ वैसा का वैसा। अब आइए यानी एम। अभी मैंने बोला एआई का जमाना है, मॉडर्न एज। एआई इज इक्वल टू एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो सर क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो नीचे 4 हो गया, ऊपर 2m के साथ ले लो, तो हमारी फॉर्मूला हो गई b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। आपको फॉर्मूला, अब देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सम में आएगी, दोनों आपको याद रखनी है। पहली वाली कौन सी थी? सर्कुलर लूप की, b इज इक्वल टू म्यू 0 आई कैपिटल आर स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होल रेज टू 3/2। और लास्ट में हमने जो डिराइव की वो क्या है? b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। हो गया। ये तो एक्सियल पॉइंट है, लेकिन अगर आपको इक्वेटोरियल पॉइंट के अदरवाइज को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर का पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फाइंड करने को बोले, तो ऐसी फॉर्मूला आएगी। यस, ये 2 नहीं आएगा, यस इसमें से 2 निकाल देना है, और ऐसा मैंने लिखा है, देखो मैंने लिखा है सिमिलरली वी कैन गेट फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट रेक्टेंगुलर लूप ऑन इट्स इक्वेटर। इक्वेटर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट।
देन हमें वही फॉर्मूला है विदाउट 2, μ0/4 इंटू m/x³, ये हमें फॉर्मूला मिल गई। ओके, तो समझ आ गया। उसके बाद वाली थियरी लेते हैं, एक्सप्लेन एमसीजी। एमसीजी का फुल नेम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पहले तो वो याद रखो एमसीक्यू के लिए, एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक्सप्लेन एमसीजी विथ इट्स यूजेस एंड डिराइव डिफ्लेक्शन फाई इज इक्वल टू bn/k इंटू आई, ये हमें डिराइव करना है। ओके, तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला, ये फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर आपको कलरिंग ड्रॉ नहीं करनी है, आपको अट्रैक्टिव लगे, पढ़ने में मजा आए, इसलिए मैंने कलरफुल ली है। आपको तो पेंसिल का ही यूज करना है, आपको यहाँ पर कोई कलर नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप शेडिंग, पेंसिल का शेड यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर दो परमानेंट, यहाँ पर क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। ये गुजराती मीडियम की आ गई है, कोई बात नहीं, हम रब करके इसको यहाँ पर लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर ये जो फिगर है वो हम इसकी जगह इंग्लिश में लिख देते हैं जो लिखना है। ओके, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। चलो, हर एक पार्ट्स का नाम, ये क्या है, पहले तो ये दो क्या है, मैग्नेट है। क्या है ये, ब्लैक कलर दिखेगा इसमें। ओके, तो यहां पर ये क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेट। ओके, और ये अभी ये बाकी है, तो यहां पर कॉइल है, ये है वो क्या है, कॉइल। यहां पर COIL कॉइल है, ये मैग्नेट है। ओके, ये स्केल है, ये स्केल है। ओके, ये पॉइंटर है, ये क्या है, पॉइंटर है। ओके, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियली, रेडियली, रेडियली मैग्नेटिक फील्ड, रेडियली यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। देखो यहां पर ये दो मैग्नेट है। ओके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। यहां पर एक कॉइल है। ओके, और वो कॉइल फ्रीली मूव कर सकती है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंटर है, यहाँ पर स्केल रखा है, तो जब भी करंट पास होगा तो वो उसको डिटेक्ट करेगा। वो क्या करेगा, डिटेक्ट। और ये जो सब एरो है वो क्या है, रेडियली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। वो क्या है, रेडियली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये सब जो हमने उसी के बारे में यहाँ लिखना है। द गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल विथ मैनी टर्न्स। यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें कॉइल होती है, और कॉइल में कई सारे टर्न्स होते हैं। इट कैन फ्रीली रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, वो फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड फ्रीली मूव कर सकता, फ्रीली रोटेट हो सकता है इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। देयर इज अ सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयन कोर, यहां पर सॉफ्ट आयन कोर है। ये जो है ना वो क्या है, लिख देते हैं यहां पर, ये जो है ये वाला, ये वाला है वो सॉफ्ट आयन कोर, सॉफ्ट आयन कोर,
सॉफ्ट आयन कोर होता है। ये जो डिस्क लगती है ना, वो सॉफ्ट आयन कोर है। देयर इज अ सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयन कोर which not only makes the field radially but also increases the strength of the magnetic field। ये जो सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयन कोर है वो सिर्फ रेडियली मैग्नेटिक फील्ड को रेडियली बनाती है, उतना ही नहीं, वो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रेडियली बनाती है, और रेडियली यानी हर एक डायरेक्शन में, ओके, और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है। ये लाइन कंपलसरी आपको लिखनी है। ये जो सॉफ्ट आयन कोर है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रेडियली बनाता है, रेडियली यूनिफॉर्म, और साथ साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। उसके बाद क्या लिखना है इसके बारे में, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, जब कॉइल में से करंट पास होगा, देन टू टाइप्स ऑफ टॉर्क, two types of torque, two types torque of, two types of लिख देते हैं हम, two types of torque will be applied there। वहां पर दो टाइप के टॉर्क लगेंगे। एक टॉर्क BI यानी अप्लाइड टॉर्क है, और ये टॉर्क K5, ओके। दो टाइप के टॉर्क लगते हैं, एक की फॉर्मूला है BINA और दूसरी है K5, ओके। तो दोनों टॉर्क कैसे होते हैं, बोथ विल बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से इक्विवेलेंट होते हैं। ये अप्लाइड टॉर्क है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। लिखना है तो नाम लिख सकते हो। ये कौन सा वाला टॉर्क है, अप्लाइड टॉर्क है। ये रिस्टोरिंग, अपनी जो स्थिति है खुद वापिस वो पा लेता है। वो रिस्टोरिंग, स्प्रिंग को खींचो, बाद में छोड़ दो तो वापिस उसी जगह पर चला जाता है। किस फोर्स से, रिस्टोरिंग फोर्स से, ओके। तो दो टाइप के टॉर्क होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट होते हैं। दोनों को कंपेयर कर दो। K5 यहां पर देखो, K5 इज इक्वल टू BINA हुआ। अब K को डिवाइड कर दो। अब क्या करना है आपको, K को डिवाइड करना है। BNA लिखा, K डिवाइड किया, I को साइड में रखा, तो ये डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला आ गई। आपको ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन था ना, ये फॉर्मूला डिराइव करो। देखो क्वेश्चन में देखो, डिराइव द फॉर्मूला फाई यानी डिफ्लेक्शन, तो यहां पर BAN अपॉन K इंटू I, तो ये फॉर्मूला आ गई। तो यहां हमारी थियरी खत्म हो गई, लेकिन साथ साथ में अगर बोले कि एंड एक्सप्लेन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, ऐसा भी साथ में बोल दे तो आगे अभी बढ़ना है। आपको क्या करना है, ये I को नीचे डिवाइड कर देना है आपको। देखो फाई अपॉन I इज इक्वल टू BNA अपॉन K इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ओके। तो ये इसकी फॉर्मूला है, तो वो भी आपको कंसंट्रेट करनी है, तो उसके ऊपर भी हम फ्रेम कर देते हैं, याद रखनी है। वैसे ऐसे ही सिंपल। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये जो फॉर्मूला है वहां इसके नीचे V और इसके नीचे V से डिवाइड कर देना है। देखो यहां पर ये दोनों के नीचे V डिवाइड कर देना है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I अपॉन V यानी 1 अपॉन R होगा। वैसे तो V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है ना, तो V अपॉन I होता तो मैं R लिखता, यहाँ पर I अपॉन V है तो मैंने 1 अपॉन R लिखा है। तो ये फॉर्मूला की ये फॉर्मूला, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। उसका मतलब क्या हुआ, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। मैंने पीछे लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले यहां पर आपको इसको कॉन्सेंट्रेट करना है, तो इसको आप फ्रेम करके लिख दो। इसको भी फ्रेम करेंगे, इसको भी फ्रेम करेंगे, ओके। तो आपको ये सब फॉर्मूला याद रखनी है। ये करंट सेंसिटिविटी की फॉर्मूला है, इसका मतलब
डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ये फॉर्मूला ये वोल्टेज सेंसिटिविटी की फॉर्मूला है, अदरवाइज उसको बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। ओके, तो देखो आगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। मैंने बोला था ना, अब यूजेस, हमें यूजेस बोला है, गैल्वेनोमीटर के यूजेस लिखने हैं, तो दो यूजेस है। पहला यूजेस क्या है, उसका यूज करके एमसीजी का मतलब क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एमसीजी का मतलब क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बाय यूजिंग एमसीजी, ए मीटर एंड वोल्ट मीटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। आप एमसीजी का यानी गैल्वेनोमीटर का यूज करके आप ए मीटर या वोल्ट मीटर बना सकते हैं। दूसरा यूज क्या है, द गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ डिटेक्टर टू चेक इफ अ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। उसका एज अ डिटेक्टर यूज करके सर्किट में से करंट पास होता है कि नहीं, वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो दो ही यूज है, पहला वाला कौन सा है, तो उसका यूज करके आप ए मीटर या वोल्ट मीटर बना सकते हो। दूसरा यूज क्या है, गैल्वेनोमीटर का एज अ डिटेक्टर यूज करके आप सर्किट में से करंट पास होता है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। ओके, इसके बाद वाली थियरी लेते हैं, एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज। ये मोस्ट आईएमपी मेरी तरफ से, ये मैं इस चैप्टर में दूसरी बार बोल रहा हूं, ये बिग बॉस है, ये आपको तैयार रखना है, ये प्रॉपरली आपको तैयार करना है, मेरी तरफ से ये आपको तैयार रखना है। अच्छा वाला कलर लिख के हम मोस्ट आईएमपी, ओके, इसको आपको तैयार रखना है। देखो, एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज अकर्ड बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज अ एमीटर। अगर आपको गैल्वेनोमीटर का यूज करके उसको ए मीटर यूज करना है, एज अ ए मीटर उसको हमें यूज में लेना है, तो ऐसा करने में हमें कौन कौन सी डिफिकल्टीज पड़ती है। देखो, एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज अकर्ड बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज ए मीटर। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एज ए मीटर यूज करना है तो कौन कौन सी मुश्किलें पड़ सकती है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन सॉल्यूशन ऑफ इट, और उसका सॉल्यूशन भी दिखाओ। ओके, तो पहले तो दो यहाँ पर मुश्किल जो पड़ती है, जो डिफिकल्टीज है वो लिखना है। तो देयर आर टू डिफिकल्टीज। पहली वाली, गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। वो बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, छोटा सा भी करंट आएगा ना तो पूरा डिफ्लेक्शन बता देगा है। वो कभी कभी हमारे क्लास में ऐसी लड़कियां होती है कि दो बोल बोले नहीं कि टप 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 टप, उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं, कि थोड़ा बोला लेकिन जाने आप टूट पड़ा। समझ आता है ना, तो यहीं पर भी सेंसिटिविटी यानी थोड़ा भी। हाँ, अगर हम कोई नींद में अगर कोई सूता है, हम धीरे से जाते हैं फिर भी उसको पता चल जाता है, तो क्या बोलते हैं, अरे उसका सेंस, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। थोड़ा भी आवाज होता है तो वो नींद से जाग जाते हैं ना, तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत होती है। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। इट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ ऑर्डर माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर यानी बहुत छोटा सा करंट है, बहुत कम थोड़ा सा करंट में भी वो पूरा डिफ्लेक्शन बता देता है। तो उसको, तो अगर देखो थोड़ा सा करंट में इतना सारा डिफ्लेक्शन बता देता है, तो ज्यादा करंट आएगा तो उसका तो सत्यानाश हो चुका, वो तो मर जाएगा ना बेचारा, वो तो डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा यानी उसमें आत्मा थोड़ी ना है। ओके, अगर कोई लड़की को हम दो बोल बोलते हैं और वो रोना शुरू कर देती है, ऐसी लड़की को अगर पूरा पीरियड बोलते रहे तो हो गया, दूसरे दिन से वो दिखेगी ही नहीं। अदरवाइज दूसरे दिन उसके पापा मम्मी उसके सोसाइटी वाले आएंगे और तीसरे दिन से शिक्षक नहीं दिखेंगे।
है ना, बस दोनों में से एक ही होना है, तो ऐसा ही होता है। तो देखो दूसरा, तो दूसरा क्या है, दूसरी डिफिकल्टीज क्या है, फॉर मेजरिंग अ करंट्स द गैल्वेनोमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। यस, आपको करंट मेजर करना है, यानी गैल्वेनोमीटर को एज अ ए मीटर यूज करना है, तो आपको कंपल्सरीली सीरीज में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड इट हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस। जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस का एडिशन होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो क्या होगा, दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट। देखो, आपको गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो करंट कम हो जाता है, तो असल जो करंट आता है वो तो दिखाता नहीं है, तो वो भी एक डिफिकल्टी हुई। तो वो सीरीज में जोड़ना पड़ता है, वो भी उसके ऊपर भी आपको कंसंट्रेट करना है। कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, उससे क्या हो जाता है, लार्ज रेजिस्टेंस हो जाता है, और लार्ज रेजिस्टेंस होने से जो वैल्यू ऑफ करंट है वो चेंज हो जाती है, तो वो भी एक डिफिकल्टी है। तो दो डिफिकल्टी, एक मेजर डिफिकल्टी है कि वो वेरी सेंसिटिव डिवाइस है, वो कैसा है, वेरी सेंसिटिव डिवाइस है, उसके कारण माइक्रो एम्पियर जैसा जितने उतना छोटा सा करंट होता है फिर भी वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता देता है। और दूसरी क्या है कि यहाँ पर आपको जो गैल्वेनोमीटर है उसको आपको सीरीज में कनेक्ट करना होता है, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट चेंज हो जाएगा, तो करंट चेंज हो जाएगा तो सच्चा करंट असल जो थे, असल जो करंट है वो तो मिलता नहीं है हमें, तो वो डिफिकल्टी हुआ ना, वो एक डिफिकल्टीज हुई। तो दो डिफिकल्टीज हो गई, अब उसका सॉल्यूशन क्या है, तो चलो अब उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज, वन अटैच अ स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस को पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। क्या करना है, स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस को पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, ओके, स्मॉल वैल्यू, ये आपको स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, ये याद रखना है, थोड़ा प्रॉपरली करें। ये ओके, विच इज नोन एज शंट। ये जो स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वो जो स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हम शंट बोलते हैं, उसका सिंबल आर एस है, स्मॉल आर एस। नाउ अब ये छोटा वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है, तो बहुत सारा करंट तो वहीं से पास हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर में से ज्यादा करंट नहीं होगा, बहुत सारा करंट तो शंट में से पास हो गया, तो गैल्वेनोमीटर में से बहुत कम करंट पास होगा तो उसको डैमेज होगा नहीं, वो इसका सॉल्यूशन है। देखो, नाउ मोस्ट ऑफ द करंट पासिस थ्रू द शंट एंड गैल्वेनोमीटर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डैमेज। मैं समझाता हूं क्या यहां पर समझाया है। देखो, मान लो कि ये सर्किट है, यहां पर, यहां गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ पैरेलल में हमें शंट आरएस जोड़ दिया, यहां से करंट आता है आई, तो उसका बड़ा पार्ट तो यहीं से चला जाएगा, बहुत सारा करंट यहां से, ओके, मिली एम्पियर करंट इसमें हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर वाला करंट इसमें से पास होगा, तो बहुत सारा करंट तो यहां से पास हो जाता है, थोड़ा ही करंट यहां पर जाता है, तो थोड़ा करंट, ये सेंसिटिव है तो वैसे भी वो थोड़ा करंट को ही मेजर कर सकता है, ओके। तो
उसको इतना करंट आएगा तो उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी और वो डैमेज भी नहीं होगा। तो समझ आ गया ना। तो शंट यानी स्मॉल रेजिस्टेंस लेने से, स्मॉल रेजिस्टेंस है तो बहुत सारा करंट उसी वहीं से पास हो जाता है, थोड़ा बचा हुआ वो यहाँ से पास होगा, तो वो थोड़ा सा करंट है तो गैल्वेनोमीटर को कोई डैमेज होता नहीं है। तो समझ आ गया, वही लिखा है, मोस्ट ऑफ द करंट पासिस थ्रू द शंट एंड गैल्वेनोमीटर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डैमेज। तो ये रफ है, समझने के लिए है। तो पूरा समझ आ गया। ओके, तो मैं इसको निकाल देता हूं। ओके, अब उसके बाद वाली थियरी देखो, व्हाट शुड वी डू टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा। तो गैल्वेनोमीटर हैज टू बी ज्वाइन इन पैरेलल विद द कंपोनेंट। यहां पर गैल्वेनोमीटर को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। जो कंपोनेंट का आपको वोल्टेज मेजर करना है उस कंपोनेंट के साथ गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है। देखो कहां पर पैरेलल वर्ड आता है, कहां पर सीरीज वर्ड आता है, वो ध्यान से रखना, नहीं तो उसी में बस सब लोग कंफ्यूज होता है। अब अभी अगली थियरी थी, उसमें आपको गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना था और उसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ जो शंट था, शंट को पैरेलल में ज्वाइन करना था। देखो देखो देखो, शंट है ना, शंट उसको पैरेलल में ज्वाइन करना है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है उसको तो सीरीज में, अगर एमसीक्यू में आए तो। यहां पर डायरेक्टली याद रखो कि शंट है उसको गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, और यहां पर गैल्वेनोमीटर को जो कंपोनेंट है उसके साथ पैरेलल में। चलो इजी हो गया, यहां शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में और यहां पर गैल्वेनोमीटर को कंपोनेंट के साथ पैरेलल में। याद रहेगा, शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, यहां पर गैल्वेनोमीटर को कंपोनेंट के साथ पैरेलल में रखना है। ओके, विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जिस कंपोनेंट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके साथ आपको गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में रखना है। दूसरा क्या करना है, अ लार्ज रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। तो उसको हम आर एस भी बोल सकते हैं, इसको आर एस भी बोल सकते हैं, आर एस। and a large resistance RS is connected in series with the galvanometer। ये दो काम करना है, लार्ज रेजिस्टेंस RS है उसको आपको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, यहां पर सीरीज है देखो। अब यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि कहां पर सीरीज यूज होता है, कहां पर पैरेलल यूज होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बराबर, रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में कनेक्ट करना है, गैल्वेनोमीटर है उसको कंपोनेंट के साथ पैरेलल में ज्वाइन करना है। तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर आप कंफ्यूज ना हो जाए वही देखना है। दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार करने हैं। और इस चैप्टर की लास्ट थियरी और फिर भी वो इंपॉर्टेंट है, गिव डिफरेंस बिटवीन ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। आपको ए मीटर और वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस देना है। तो ए मीटर यानी करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। यहां पर ए मीटर को सीरीज में, यहां पर ए मीटर को देखो, यहां पर ए मीटर को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, यहां पर वोल्ट मीटर को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। यहां पर ए मीटर है करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। यहां पर ए मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, यहां पर वोल्ट मीटर है उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी स्मॉल होता है, यहां अलग कलर से करते हैं, यहां पर हम अच्छा वाला कलर ले लेते हैं। यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल होता है ए मीटर में, और यहां पर
जो वोल्ट मीटर है उसमें वो रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होता है। देखो डिफरेंसेस, यहाँ पर करंट मेजर किया जाता है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है, यहाँ पर ए मीटर को सीरीज में रखा जाता है, यहाँ पर वोल्ट मीटर को पैरेलल में रखा जाता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत कम बहुत छोटा वाला होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर शंट का यूज होता है, यहाँ पर शंट यानी स्मॉल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस यानी लार्ज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट, यहाँ पर शंट का यूज होता है, यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस का यूज होता है। सीरीज रेजिस्टेंस यानी बड़ा वाला रेजिस्टेंस, शंट यानी छोटा वाला रेजिस्टेंस। तो अगर ए मीटर है तो शंट को यूज करना है, और वोल्ट मीटर है तो आपको सीरीज रेजिस्टेंस यानी बड़ा वाला रेजिस्टेंस का आपको यूज करना होता है। तो यहाँ पर हमारी पूरी सब थियरी खत्म हो गई। तो पूरे चैप्टर में ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। जो लास्ट वाली दो तीन थियरी है, कहाँ पर सीरीज है कहाँ पर पैरेलल रखना है, वो ध्यान से आपको पढ़ना है। ओके, तो ऑलमोस्ट क्या हर एक थियरी में हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। तो 8-10 थियरी पहले लेक्चर में ली थी, आज भी हमने 8-10 थियरी ली है। देखो टोटल कितनी थियरी ली है हमने। तो पहली वाली तो कौन सी थी, ये वाली, एक्सप्लेन सोलेनॉइड। ओके, दूसरी वाली थियरी ये वाली थी, ये डिराइव द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। ओके, तीसरी वाली थियरी ये वाली थी, दो पैरेलल कंडक्टर होते हैं उसके बीच में फोर्स निकालना। ओके, वो तीसरी वाली थियरी थी। चौथी वाली थियरी ये वाली थी, टॉर्क, डिराइव द टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो चौथी वाली थियरी थी। ओके, टॉर्क की फॉर्मूला। पांचवी थियरी ये थी कि यह जो सर्कुलर लूप है उसको एज अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल थिंक करो और उसकी एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ये पांचवी थियरी थी। ओके, छठी थियरी एक्सप्लेन एमसीजी विथ इट्स यूजेस एंड डिराइव फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेक्शन फाई इज इक्वल टू bn अपॉन k इंटू आई, वो छठी थियरी ली। उसके बाद 7वां नंबर की थियरी, ये एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज अकर्ड बाय यूजिंग ए मीटर, यूजिंग गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज अ ए मीटर एंड आल्सो एक्सप्लेन सॉल्यूशन ऑफ इट, वो 8वां नंबर की थियरी हुई। ओके, उसके बाद देखो 9वां नंबर की थियरी, व्हाट शुड वी डू टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। और 10वां नंबर की थियरी ये हमने जो डिफरेंस लिया, गिव डिफरेंस बिटवीन ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो अगले जो इसके पहला का लेक्चर था उसमें हमने 9-10 थियरी ली और इसमें भी 10 थियरी ली, तो टोटल 19 से 20 थियरी है इस चैप्टर में। इसमें से ही थियरी आने वाली है 100%। ओके, तो मैंने पहले ही बोला कि अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, और ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और ये जो वीडियो है वो आपके जो फ्रेंड सर्कल में है उसको भी भेजो, उनको भी इसके बारे में बात करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके, तो ये प्लेलिस्ट की बात हो गई, ये जो हैंड रिटन नोट्स की बात हो गई ये। ओके, तो ये सब तो कॉमन है, हर बार बात करते हैं, लेकिन अब आगे क्या करेंगे, आगे देखो 2 लेक्चर में तो हमने थियरी खत्म कर दी, तीसरे लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन खत्म करेंगे, चौथे लेक्चर में हम एक्सरसाइज के सब सम खत्म करेंगे। तो देखो 1 घंटे में 2 लेक्चर हुआ तो 2 आवर्स में सारी थियरी हो गई।
थर्ड आवर में हमारे इलस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, और फोर्थ आवर 4 दिन में 4 घंटे, 4 या 4.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। देखो कितना अच्छा रहता है। ओके, तो अच्छी तरह से मेहनत करो और बढ़िया रिजल्ट लाओ। ओके, और सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपने तो सब्सक्राइब कर दिया होगा मुझे पता है, लेकिन और लोगों को भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। टाटा बाय, सी यू।